हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूशियसवाद के बारे में, जिसको इंग्लिश में कन्फ्यूशियज्म कहते हैं। और जो इग्नू हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उसमें EHI 6 का ये टॉपिक है, जो चीन और जापान का इतिहास है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस EHI 6 में हैं और एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट हैं, अभी आपके जो अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी, और आगे भी अगर आपको ये एग्ज़ाम्स देने हैं तो हर में सभी एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में। तो अगर आप अच्छे से इसको पढ़ना चाहते हैं EHI 6 के सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स को, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आगे आने वाली हों आपको पहले से वो उनकी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। कन्फ्यूशियसवाद आज हम डिस्कस करेंगे, ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कन्फ्यूशियसवाद बना है कन्फ्यूशियस से। कन्फ्यूशियस एक बहुत ही महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और साहित्यकार थे चाइना के, ठीक है। कन्फ्यूशियस उनका नाम था और उसी से हमारे पास शब्द आया है कन्फ्यूशियसवाद। तो दोस्तों अगर मैं एक फिट्जरलैंड के बारे में बात करूं, फिट्जरलैंड ये भी एक दार्शनिक थे। फिट्जरॉल्ड, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे इनको और इंग्लिश में लिख सकते हैं ऐसे, फिट्जरॉल्ड, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कन्फ्यूशियस के बारे में कि ये बहुत ही महान दार्शनिक थे, ठीक है। दार्शनिक क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, दर्शन का मतलब क्या होता है। बहुत ही महान राजनीतिज्ञ भी थे, राजनीति के बारे में भी इनकी अच्छी समझ और जानकारी थी, ठीक है। उसके बाद ये साहित्यकार भी थे, यानी कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, साहित्य में भी इनका अतुल्य योगदान रहा है। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी कन्फ्यूशियस के पास में। और चाइना में इनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। किस किस चीज़ में इनका योगदान रहा है चाइना में चीन के लिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो दोस्तों 551 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लू राज्य में। चाइना का लू साम्राज्य था उस समय पर, उस राज्य में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके पिता की अगर हम बात करें तो इनके पिता एक सैनिक थे चीनी सेना में, ठीक है। ये तो हो गई इनकी पर्सनल जानकारी कन्फ्यूशियस के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमें फिट्जरलैंड ने बताया था, फिट्जरॉल्ड ने, कि वो महान दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे और साहित्यकार थे। तो इन विषय में उनका क्या क्या योगदान रहा वो हम सब डिस्कस करेंगे। और अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कन्फ्यूशियसवाद के बारे में, आप टिप्पणी लिखिए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, वो आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस चीज़ के डिटेल से नोट्स चाहिए, पूरा क्वेश्चन चाहिए, तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उनका आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब एक एक करके कन्फ्यूशियस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कन्फ्यूशियस को डिस्कस करेंगे एक विद्वान के तरह से, ठीक है। एक विद्वान के रूप में उनका क्या योगदान रहा है, या आप अंग्रेजी में बोलें तो स्कॉलर, ठीक है। दोस्तों एक बहुत ही महान विद्वान थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। इनकी बुक्स में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, एक है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है। ये इसकी बुक है, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। दूसरी बुक इनकी इम्पोर्टेंट थी द बुक ऑफ चेंजेस, बुक का नाम था द बुक ऑफ चेंजेस, ठीक है। तीसरी बुक थी इनकी द बुक ऑफ हिस्ट्री, द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक रही हैं। उसके बाद द बुक ऑफ पोइट्री, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है इनकी द बुक ऑफ म्यूसियस, द बुक ऑफ म्यूसियस। तो ये सारी कुछ इनकी इम्पोर्टेंट किताबें रही हैं जो हम इनका विद्वान के रूप में, एक योगदान के रूप में इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं, मानववादी। ये एक मानववादी के रूप में भी बहुत ज़्यादा योगदान इनका रहा है। मानववादी अगर हम इंग्लिश में बोले तो ह्यूमैनिटेरियन। अब मानववादी क्या होते हैं, उनके किस तरह से इनका योगदान रहा है। तो दोस्तों मानवीय दृष्टिकोण में मानवता के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए, ये सब चीज़ें इन्होंने हमें बताई थी। तो इन्होंने सबसे पहले हमें जानकारी दी, या फिर कह सकते हैं कि इनका दर्शन था मानवता के बारे में, कि किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए वो मानवीय होना चाहिए, ठीक है। मानवीय
दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। और हमें दूसरों के प्रति अपना उत्तरदायित्व का भी पालन करना चाहिए। उत्तरदायित्व का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जो जो दूसरों के प्रति हैं वो सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तरदायित्व, ठीक है, जो जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उन सभी का हमें अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। और हमें न्यायप्रिय होना चाहिए, ठीक है। हमें ये निश्चित करना चाहिए कि किसी के खिलाफ़ हमको अन्याय ना हो पाए हमसे, या फिर कोई भी अन्याय हो रहा है तो हम उसको रोकें। न्यायप्रिय व्यक्ति को होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। ये मत था हमारे कन्फ्यूशियस का, ठीक है, एक मानवतावादी के रूप में अगर हम बात करें तो। उसके बाद दोस्तों मानवतावादी हमने पढ़ा है, उसके विद्वान के रूप में उनका क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या किताबें, ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा राजनीतिज्ञ, ठीक है। राजनीतिज्ञ के रूप में उनका क्या योगदान रहा है ये हम देख लेते हैं। तो दोस्तों राजनीति में भी उनकी एक अच्छी खासी समझ थी। उनका कहना था कि राज्य जो है, कोई भी राज्य है, उसके राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा को सुरक्षा दे, यानी कि सिक्योरिटी दे, और बराबरी दे, यानी कि सभी का जो योगदान है वो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भेदभाव हो किसी में, तो बराबरी होना ज़रूरी है। उसके बाद अपनी प्रजा के लिए भी कन्फ्यूशियस का मत ये था कि अगर आपको राजा की नीति पसंद नहीं आ रही है तो सभी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने शासक के विरुद्ध क्रांति कर सकते हैं, यानी कि अपने शासक को हटाकर क्रांति कर सकते हैं और नए राजा की तलाश वो कर सकते हैं, नए शासक की तलाश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कि किसी एक ही शासन का एकाधिकार होना ज़रूरी नहीं है। ये सब राजनीति के उन्होंने मंत्र हमको बताए। और जो राज्य में मंत्री जो होते थे उनका मत था कि मंत्री भी काफ़ी पढ़े लिखे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, उनकी योग्यता जो है उच्च योग्यता होने वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्री ही एक जिम्मेदार होता है राज्य में, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके उत्थान के लिए, राज्य के उत्थान के लिए भी और सुरक्षा के लिए भी मंत्री की काफ़ी जिम्मेदारी होती है। तो मंत्री का उनका मत था कि उच्च शिक्षा मंत्री के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उनका कहना था कि जो भी राजा या शासक है उसको अपनी शक्ति का जो उपयोग है वो लिमिट में रहकर ही करना चाहिए, है ना। उसकी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी शासक है उसको जो शक्तियाँ दी गई है उसका जो यूज़ है वो लिमिट में करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई राजनीतिज्ञ के रूप में। अगला अगर हम बात करें चौथी, तो हम उनको एक दार्शनिक के रूप में भी देखते हैं। तो दोस्तों दार्शनिक का मतलब होता है दर्शन, यानी कि उनका नज़रिया क्या था चीज़ों को देखने का, वो सब चीज़ें हम दर्शन में पढ़ते हैं। तो दार्शनिक के रूप में उनका क्या योगदान है? उनका दर्शन दोस्तों बहुत ही सरल था। हम कह सकते हैं कि कन्फ्यूशियस का जो दर्शन था, फिलोसफी थी, अंग्रेजी में दार्शनिक को बोलते हैं हम फिलोसोफर और दर्शन को बोलते हैं फिलोसफी। तो फिलोसफी जो थी उनकी वो बहुत ही सरल थी, ठीक है। और क्या क्या थी उनका कहना था कि हर एक मनुष्य को अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए, यानी कि मूल्यांकन करना चाहिए अपना कि उसमें क्या क्या कमियां हैं और उनको सुधार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनका कहना था कि मनुष्य को एक दूसरे से मैत्री भाव रखना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। और हमें नॉलेज की खोज में हमेशा रहना चाहिए, ज्ञान की खोज करते रहना चाहिए। जो जो चीज़ें हम ज्ञान के लिए प्राप्त करेंगे, चाहे वो आप स्वयं अध्ययन करके करें, किसी भी तरह से आप ज्ञान प्राप्त कर पाएँ तो वो हमारे मानवता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए ज्ञान की खोज में हमेशा रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ क्वालिटीज़ थी कन्फ्यूशियस की। और जो कन्फ्यूशियस वाद था ये सब उन्हीं की देन था कि मानवतावादी राजनीतिज्ञ जो भी कन्फ्यूशियस के विचार थे वो सब चीज़ें चाइना में उस समय पे क्या हुआ, इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ। तो प्रभावित होने के बाद चीन पर जो जो प्रभाव कन्फ्यूशियस का पड़ा उसी को हम कन्फ्यूशियस वाद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूशियस वाद चीन में बहुत ही अच्छी तरह से समझा गया, पढ़ा गया। तो कन्फ्यूशियस वाद का चाइना पर बहुत गहरा प्रभाव था, ठीक है। तो ये तो बात होगी कन्फ्यूशियस वाद के बारे में। तो दोस्तों उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म आया कन्फ्यूशियस वाद के बाद। अब जैसे जैसे बौद्ध धर्म का यहाँ से भारत से शुरुआत हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म धीरे धीरे चाइना में भी फैला। जो बौद्ध धर्म को प्रचारक थे वो चाइना में गए और वहाँ के लोगों ने ये धर्म जो है, इसकी शिक्षा जो है बहुत ही सरल है, इसको उन्होंने अच्छे से समझना शुरू कर दिया। ये बात है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, उसके बाद की, कन्फ्यूशियस वाद के बाद की अगर हम बात करें तो 6वीं शताब्दी के बाद की बात है ये, जब बौद्ध धर्म का प्रचार चाइना में होना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे जैसे जैसे कन्फ्यूशियस वाद जो है वो समाप्ति की ओर चला,
कन्फ्यूशियसवाद जो है उसका क्षीण होना शुरू हो गया। कन्फ्यूशियसवाद क्षीण होता गया और बौद्ध धर्म वहाँ पे बढ़ता गया। तो इस तरह से कन्फ्यूशियसवाद धीरे धीरे कम हो गया और बौद्ध धर्म जो है वहाँ पे प्रगति करता गया। और आज भी अगर वर्तमान में भी देखें तो बौद्ध धर्म ही चाइना का एक मुख्य धर्म है, हमने प्राप्त की है। तो EHI 6 जो चीन और जापान का इतिहास है उसमें ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप इस तरह से पढ़ के अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छे मार्क्स गेन करने में आसानी रहेगी। तो इसी तरह की वीडियोज़ अगर आपको आगे भी चाहिए और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको ये आगे कंटिन्यू करना है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।